हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे। अभी आप सभी को पता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए कुछ बोला है। इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया को ऑन एन एवरेज उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो 7.8% होनी चाहिए। है ना, मतलब इंडिया को हर साल जो जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए वो 7.8% यहाँ पर होना चाहिए। अगर इंडिया जो है वो 2047 तक, है ना, मतलब कि ठीक है 2047, मतलब कि जब हमारी इंडिपेंडेंस के 100 साल यहाँ पर पूरे हो जाएंगे या जो अमृत काल जब यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तब तक हमें अगर हाई इनकम कंट्री यहाँ पर बनना है, ठीक है, हाई इनकम कंट्री अगर बनना है तो हमें ऑन एन एवरेज 7.8% से यहाँ पर ग्रो करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड है। और ये रिपोर्ट क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने दी है तो वर्ल्ड बैंक टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इसी सब चीजों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आज मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका न्यूज में यहाँ पर रहना ठीक है क्यों है, ये एक चीज यहाँ पर क्यों आई है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम यहाँ पर क्या है, इस रिपोर्ट का नाम है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी, ठीक है, इन अ जनरेशन। तो आपसे पूछ लेंगे पेपर में कि बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करी है, तो इसका नाम होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कब से लेकर कब तक, 2000 से लेकर 2024 तक। तो ऑन एन एवरेज जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% है ना। ऑन एन एवरेज हम कितने परसेंटेज से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, 6.3% से 2000 से लेकर 2024 तक हमने यहाँ पर ग्रो किया है। और अगर मान लीजिए कि हम लोग हाई इनकम स्टेटस यहाँ पर चाहते हैं, है ना, मतलब कंट्री जहां पर ओवरऑल जो इनकम है वो कैसी हो, हाई इनकम कैटेगरी वाली हो, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एनुअली जो है वो 7.8% से यहाँ पर ग्रो करना पड़ेगा। ये बात वर्ल्ड बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में यहाँ पर बोली है। और हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिनमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, हर सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। साथ ही साथ जो लेबर मार्केट है और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है इसे यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है, रिफॉर्म करना है, और स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। मतलब हर एक रीजन के ऊपर हमें इकोनॉमिकली यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मान सकते कि केवल महाराष्ट्र गुजरात, है ना, सदर्न स्टेट्स केवल यही ग्रो करेंगे तो पूरा भारत ग्रो करेगा। हमें बाकी के एरियाज के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। ये एक मैंने हेडिंग्स आपको बताई है कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है। इंडिया अगर चाहता है कि वो 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट से यहाँ पर एनुअली आगे बढ़े तो उसके लिए किन किन एरियाज के ऊपर काम करने की जरूरत है, ये बात आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, बाकी अभी हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कुछ दूसरी कंट्रीज हैं जिनसे आप यहाँ पर लेसन यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, तो चिली है, साउथ कोरिया, पोलैंड, इन्होंने क्या किया है, सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इनटू दी ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब आज के टाइम पीरियड पर ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साउथ कोरिया, चिली, पोलैंड जैसी जो कंट्रीज है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है। और आप इनसे भी लेसन यहाँ पर सीख सकते हो, कैसे इन्होंने अलग अलग तरीके की चीजों को एग्जीक्यूट किया और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ खुद को इंटीग्रेट कर पाए, ये चीज भी यहाँ पर सीखी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये रिपोर्ट में ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये तो न्यूज वाली चीज हो गई है ना, अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। अभी जो हमारे यहाँ पर देश में डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात देखेंगे तो इंडिया ग्रोथ पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है और क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इंडिया का इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या इंडिया ने जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ पर करी है, तो उसके पीछे यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो ग्रोथ ड्राइवर्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या है। तो पहली बात है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर नहीं हुआ है ना। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का, उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये एक ग्रोथ ड्राइवर जो है वो आपको देखने को मिलता है। सर्विसेज सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इंडिया का यहाँ पर कोई है ना मतलब कंपटीशन नहीं है ना। सर्विसेज सेक्टर में आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर देखें तो सबसे कम लोग टर्शियरी सेक्टर में यहाँ पर इन्वॉल्व है। लेकिन जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का, सर्विसेज सेक्टर का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रोथ ड्राइवर है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह को अगर आप देख लेते हो है ना, जितने भी अलग अलग तरीके के रेपो रेट है ना, या रिवर्स रेपो रेट है, इनको अगर आप देखते हो तो ये सब चीजें यहाँ पर क्या है कि सही तरीके से चल रही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है ना, या दूसरी कंट्रीज से अगर हम जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि सर रुपी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है ना, डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है ना। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या है कि खराब तो है, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम ठीक है। बाकी लोगों में अगर आप देखोगे तो जीडीपी जो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है। लेकिन उन लोगों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये भी इंडिया में यहाँ पर क्या होता है कि ग्रोथ ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कुछ अचीवमेंट्स को देखें तो हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो नियरली कितनी हो गई है, ट्रिपल हो गई है सिंस 2000, है ना। मतलब 2000 से अगर हम देखते हैं तो जो जीडीपी है ना, पर कैपिटा इनकम मतलब जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, वहां पर 12 लोग 10 लोग जो है वो कमाते हैं, और 1 लाख रुपए जो है वो उस पूरे के पूरे परिवार की इनकम है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा उस परिवार का पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो नेशनल इनकम है उसे जब हम टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो इससे पर कैपिटा इनकम यहाँ पर आ जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर आपको पर कैपिटा इनकम कम देखने को मिलेगा। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटेन या जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको हमने इकोनॉमी पर कैपिटा जीडीपी में जो है वो हमने पीछे कर दिया। तो जीडीपी में तो हमने पीछे कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनके कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा पार्टिसिपेशन है, जो हमारा शेयर है, वो अगर आप देखोगे तो ये 1.7% से 3.4% इन 2023 हो गया है। मतलब हम लगातार ग्लोबल इकोनॉमी के साथ खुद को इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 7.8% जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर चाहते हैं तो ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा मैक्सिमाइज यहाँ पर करना होगा, और इससे हम अलग अलग कंट्रीज का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच विल नॉट बी इनफ। ठीक है, मतलब जिस तरीके से बिजनेसेस हमारे देश में यहाँ पर चल रहे हैं और उनकी जो यहाँ पर अप्रोच है, इनमें अगर आप मेजर कोई शिफ्ट नहीं लेकर आओगे, कोई पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। इनके ऊपर काम करना है। दूसरी बात, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा मस्ट ग्रो नियरली 8 टाइम्स फॉर हाई इनकम स्टेटस। वही मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जीडीपी बहुत तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आपके यहाँ के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप इसे कैसे ग्रोथ यहाँ पर मान सकते हो। तो हमें लोगों की पर कैपिटा इनकम को भी यहाँ पर इंक्रीज करना है, लगभग 8 टाइम्स हमको इंक्रीज करना है, तब हम लोग हाई इनकम स्टेटस में जो है वो यहाँ पर आ पाएंगे। और लोगों की 8 टाइम्स इनकम को इंक्रीज करना, ठीक है, बच्चों का गेम नहीं है ना, इसके लिए बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसके बाद लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वगैरह जो है इनकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगेगी। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे होंगे अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 4 की एरियाज, ठीक है, फॉर पॉलिसी एक्शन, है ना, मतलब किन पर्टिकुलर चीजों पर या किन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा ये जो टारगेट हमने यहाँ पर डिसाइड किया है इसको अचीव करने के हम नजदीक यहाँ पर पहुंच सके। तो सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो हमें इन्वेस्टमेंट को जो है वो यहाँ पर बूस्ट करना है। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कतर ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि इंडिया में $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन बहुत लंबे टाइम पीरियड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टमेंट रैंकिंग वगैरह होती है उसमें भी इंडिया की पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी।
तो हमें कोशिश करनी है कि इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में जो है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल पर यहाँ पर आते रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, ये हमें क्या करना है कि इंक्रीज यहाँ पर करना है, ठीक है, फ्रॉम 33.5 से 40% बाई 2035। मतलब कि जो जीडीपी में आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, उसे हमें क्या करना है कि 33.5 से 40%, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़े। दूसरी बात, हायर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला जो यहाँ पर इनफ्लो है वो यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। लोग अगर एफडीआई के थ्रू हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर क्या करना है कि वो स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है ना। मतलब आज भी अगर आप देखोगे, अगर हमारे मार्केट में थोड़ी भी चीजें जो है वो शकी यहाँ पर होती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा निकालकर यूएस में डाल देते हैं, चाइना में डाल देते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत मार्केट अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आगे चलकर जो है वो चीजें सही यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसके ऊपर भी हमको काम करना है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है उसको यहाँ पर क्या है कि हमको इंप्रूव करना है, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ना कोई फंडिंग यहाँ पर करना चाहता नहीं है। क्योंकि उनको अगर मान लीजिए कि मैंने आपको पैसे दिए, तो मैं ये चाहूंगा कि पहले दिन से ही मेरा रिटर्न यहाँ पर बनने लग जाए, है ना। तो पहले दिन में थोड़ा ना होगा। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में भी जो है वो यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमको करनी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अभी हमने पैसा दिया, अगले 5 दिन में जो है वो हमको रिटर्न यहाँ पर मिलने लग जाएगा, ठीक है। ये बात भी हमको यहाँ पर फोकस करनी है। दूसरी बात, हमें लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर इनहेंस करने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो 56.4 से लेकर 65% हमें 2047 तक करना है। आज के टाइम पीरियड पर मेजोरिटी जो लोग हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 से 6 साल जो उनकी लाइफ के प्रीमियम ईयर्स यहाँ पर होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑप्शंस यहाँ पर होने चाहिए कि ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है ना, या जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टाइम पीरियड चल रहा है, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाला टाइम पीरियड चल रहा है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर भी हम उन लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पर इनरोल कर सके, उसमें पार्टिसिपेट करवा सके, है ना। तो इससे हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ेगा, जिसमें हमें यहाँ पर क्या करना है कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को भी जो है वो इंक्रीज करना है ना। मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को 56.4 से 65% यहाँ पर 2047 तक करना है। और उसके बाद जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है इसे 35.6 से 50% इंक्रीज करना है। और ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब आज के टाइम पर अगर आप देखोगे कॉलेज में पढ़ाया कुछ अलग जा रहा है, जो मार्केट की डिमांड है, कंपनीज की डिमांड है, वो अलग टाइप की है। तो हमें इनमें भी थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर करने की जरूरत है। और इसी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में काफी सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मतलब हमें एग्रीकल्चरल जो यहाँ पर इंप्लॉयमेंट है उसे यहाँ पर रिड्यूस करना है। करेंटली अगर आप देखोगे तो 45% अलाइन विद ग्लोबल पीयर्स लाइक वियतनाम एंड चाइना। और हमें डिजिटलाइजेशन को जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। इंडिया का जो रोल ग्लोबल वैल्यू चेन्स में आपको देखने को मिलेगा, इसको आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथन करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, है ना। हाई ग्रोथ सेक्टर के ऊपर जो है वो इनोवेशन यहाँ पर लेकर आना है। जैसे आज भी अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर वगैरह के फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि वहां पर काम 2 लोग कर सकते हैं लेकिन 5 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 3 लोग तो अननेसेसरी काम कर रहे हैं ना, इनकी प्रोडक्टिविटी है क्या? कुछ कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है इनका नंबर यहाँ पर रिड्यूस करना है, इन्हें दूसरे सेक्टर में लेकर जाना है। साइंस वगैरह जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी यूज हो सकता है उसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। करेंटली 45% अलाइन विद ग्लोबल पीयर्स, ठीक है, लाइक वियतनाम एंड चाइना, प्रमोट डिजिटलाइजेशन, है ना। डिजिटलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर भी हमको फोकस करना है। रीजनल ग्रोथ को भी इनेबल करना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना, इनके ऊपर फोकस करो। फिर डेवलप्ड जो यहाँ पर स्टेट्स हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, है ना, इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। बिजनेस और ट्रेड में जो है वो रिफॉर्म लेकर आना है। जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको इंकरेज करना है कि टू एक्सपेंड ग्लोबल ट्रेड पार्टिसिपेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि आप डेवलप्ड स्टेट हो लेकिन आपकी जो पार्टिसिपेशन यहाँ पर एक्टिविटीज है वो लिमिटेड है, ठीक है, उनको भी आपको थोड़ा
एक्सपेंड करना है, ग्लोबल लेवल पर जो है वो आपको इंक्रीज यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन करना है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एमिशन कंसर्न, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो एक खतरा यहाँ पर ये भी है कि हम लोग इन्वायरमेंट को जो है वो डिग्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना हो इसके लिए भी कई सारे प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें बैलेंसिंग ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस करना है कि ग्रोथ और सस्टेनेबल जो हमारा डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर ध्यान दें। जैसे इंडिया का चैलेंज ये है कि हमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन तो करना है, मस्ट नॉट लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेकिन ये जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सपेंड तो कर लिया है ना, अपनी कंट्री को डेवलप्ड भी बना लिया, लेकिन इन्वायरमेंट को हमने बहुत नुकसान यहाँ पर कर दिया। तो हमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर अडॉप्ट करना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इसे यहाँ पर प्रमोट करना है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस करना है, मतलब कि जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं इनके ऊपर फोकस करो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ध्यान दो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर ध्यान दो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स है ना इनको हम कैसे नेचुरल तरीके से यूज कर सकते हैं इनके ऊपर बात की जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे भी अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट को हम डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। इंडिया का जो करंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रही है, तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम है। पिछले 3 सालों से अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% है ना। अगर कोई 4% है, 4% से 8% जाने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर कोई 7.2% पिछले 3 साल से चल रहा है और आप चाह रहे हो कि अगले 3-4 साल में ये 8% के ऊपर चला जाए, तो मोमेंटम है वो चीज आसानी से यहाँ पर अचीव करी जा सकती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, अगर आप देखोगे तो सस्टेनिंग ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड रिक्वायर पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन हो और साथ ही साथ हमारी रेजिलियंस बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको देखने को मिले। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप ये सोचोगे कि अभी 7.2% चल रहा है, आगे चलकर और जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे काम यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में कुछ क्राइसिस यहाँ पर हो गई, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस आपको देखने को मिलेंगे है ना, ट्रेड बैरियर्स यहाँ पर आ गए, टैरिफ्स यहाँ पर आ गए है ना, कंट्रीज के बीच में रिलेशन यहाँ पर खराब हो गए, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट का भी रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपने ट्रेड पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने की भी जरूरत है। जैसे मैंने आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड किया है इंडिया कतर के बीच में जो एलएनजी डील है, आप उस सेशन को देखोगे तो उसमें ये भी मैंने बताया है कि कतर के साथ साथ इंडिया एलएनजी के लिए यूएस के साथ भी अपने रिलेशंस यहाँ पर अच्छे कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम केवल कतर से ये एलएनजी मंगा रहे हैं है ना, यूएस को हमने बिल्कुल साइड यहाँ पर कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो ट्रेड पार्टनरशिप है इनको डाइवर्सिफाई करना है, और जो भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर होती है ना इनमें सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना बहुत जरूरी है ना। अगर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है ये सबको पता है, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट हो तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। चलो अब उसके बाद पॉलिसी रिकमेंडेशंस, तो हमने ये समझ लिया कि चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर 2047 तक जो टारगेट यहाँ पर अचीव करना है हाई इनकम कंट्री वाला, तो इसके लिए की रिफॉर्म्स क्या है, तो सबसे पहली बात है कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ऊपर जो है वो हमको इंकरेज यहाँ पर करना पड़ेगा। जो स्मॉल है ना मीडियम इंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलती है इनको सपोर्ट करो, जॉब क्रिएशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, स्टार्टअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर आप प्रमोट करो, वेंचर कैपिटल और इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर मतलब अगर किसी के पास कोई आइडियाज है ना, तो उन आइडियाज को सही डायरेक्शन में यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना, उन्हें हेल्प करना, इसके लिए हमें काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन है ना इसके ऊपर ध्यान दो। जैसे कोई भी मान लीजिए कि बिजनेस है, अगर वो स्टार्ट होता है तो उसके बंद होने की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो शुरू के 3-4 साल में होती है ना। और रीजन क्या होता है कि फंडिंग नहीं होती है, या उनको फंडिंग यहाँ पर मिल नहीं पा रही है, या उनका सही तरीके से कैसे प्रोग्रेस यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हेल्प यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्टार्टअप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सेक्टर के ऊपर काम करिए। उसके बाद ना हमें थोड़ा अपने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो काम करने की जरूरत है ना। हमें जो लोन देना है, क्रेडिट देना है, इसके ऊपर काम करो है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, इनको फंडिंग लोग नहीं देते हैं,
है ना, क्योंकि इनको लगता है कि ये स्टार्टअप है, अगर कहीं फेल हो गया तो कैसे काम चलेगा भैया, अगर आप अभी उसको यहाँ पर पैसे नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने उसको क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया तो वो आगे चलकर फ्लोरिश यहाँ पर हो जाए। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा फोकस करना है। जो बैंकिंग है या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि जो यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज हम एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर पहुंचा सके। तो हमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और अगर हम लोग ये सोचते हैं कि केवल गवर्नमेंट सर्विसेज से या गवर्नमेंट जॉब से हम ये 2047 वाले टारगेट जो है वो यहाँ पर अचीव कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनके ऊपर भी फोकस करना है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि भारत में जो स्मार्ट सिटी मिशन था ये यहाँ पर कब से शुरू किया गया है, इसका आंसर आप मुझे बताइए। हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर एक्सपेंड करना है, एफिशिएंट करना है, मेट्रो, हाई स्पीड रेल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इन सब चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। मतलब इनको लोग लगातार इग्नोर करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब तक आप इन चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को एफिशिएंट नहीं बनाओगे, तब तक आप 2047 के टारगेट्स को अचीव करने के बहुत पीछे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन है। जो नए ट्रेड एग्रीमेंट से इनको नेगोशिएट करो, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को यहाँ पर एक्सपेंड करो, बिजनेस जो बैरियर से इनको रिड्यूस करो, है ना। मान लीजिए कि हमारी कंट्री में बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, या बाहर के लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ना बहुत सारे बैरियर्स नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ सभी लोगों के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, कोई कम बेनिफिशियल है, तो उनको रीनेगोशिएट भी यहाँ पर किया जा सकता है। सिंप्लीफाई रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंसेस फ्रेमवर्क, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, 100 फॉर्म भरने की जगह पर एक ही फॉर्म भरवाओ। 100 जगह पर विजिट करने से अच्छा है कि सिंगल विंडो आप उनको क्लियरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करो। तो इन सब चीजों के ऊपर भी काम करने की जरूरत यहाँ पर है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर अगली चीज आपको देखने को मिलेगी, जो अगली चीज है, इससे आउटकम्स यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे, है ना, मतलब किन किन चीजों का हम आउटकम्स यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको की रिफॉर्म्स में 4 अलग अलग तरीके के पॉइंट्स बताए हैं। अब इनसे आउटकम्स यहाँ पर क्या होगा कि इससे ना आपका हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और इससे क्या होगा कि सिटीजन्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन हम इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए कि इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंक्लूड करें, तो इसका मतलब है कि इंडिया के जो भी यहाँ पर हाई इनकम इकोनॉमी के टारगेट्स हैं, वो यहाँ पर क्या है कि अचीवेबल है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या उसकी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। जब तक पॉलिसीज सही तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हम उनका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो ये अचीवेबल टास्क भी जो है वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिल सकता है। इंडिया का जो एस्पिरेशन है हाई इनकम इकोनॉमी बनने का इज एम्बिशियस बट अटेनेबल विद स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स। और वो रिफॉर्म्स क्या करने हैं वो अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में यहाँ पर देख लिए। अब कुछ एरियाज है जहां पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि रिफॉर्म्स जल्दी हो और इससे हमको रिजल्ट भी मिले। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडीआई को बूस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो, प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के बारे में बात करो, लेबर मार्केट में हमें वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है ना। ऐसा नहीं कि भाई लोगों को हमने जॉब तो दे दी लेकिन उन्हें काम ही करना नहीं आता है, ठीक है, तो उनकी स्किल्स के ऊपर भी काम करना है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन के बेसिस पे भी हमको यहाँ पर देखना है। तो अगर हम इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन यहाँ पर करेंगे तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो भी 2047 के हमारे टारगेट्स हैं वो हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। As the fastest growing major economies, India's transition to high income nation will set a benchmark for emerging market worldwide। मतलब आज के टाइम पीरियड पर इंडिया जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है वो फेबुलस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से जो भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको अगर रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंडिया उन सभी कंट्रीज के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल यहाँ पर बन पाएगा जिनकी कंडीशन अभी जो है वो इंडिया जैसी या इंडिया के नीचे है। तो उनको भी समझ में आएगा कि भैया इंडिया ने जैसे अपने आप को हाई इनकम कंट्री के रूप में इमर्ज किया है, उसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके हम लोग भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि पूरा का पूरा जो रिपोर्ट यहाँ पर था ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, तो थोड़ा सा टॉपिक वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का ये लोगो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1944 में हुआ था। उस टाइम पीरियड पर इसे आईबीआरडी के नाम से जानते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे बोलते थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, है ना। मेनली यहाँ पर क्या था कि जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री है, तो वहां पर हम कैपिटलिज्म को किस तरीके से लेकर आए, है ना। और यूएसए चाहता था कि भाई दुनिया भर में कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच है उसे लोग यहाँ पर फॉलो करें। और उसे फॉलो करने का जो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका आपको देखने को मिलेगा वो यही था कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश यहाँ पर किया जाए। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक और 1945 में आईएमएफ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। बाद में यही जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड बैंक। और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था। हर साल हम लोग यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका पर्पस ये है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेनली वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और पॉवर्टी वगैरह को एलिवेट करने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको फंडिंग वगैरह यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। मेंबरशिप में अगर आप देखोगे तो 189 मेंबर्स हैं, है ना। और इंडिया भी जो है वो इसका एक मेंबर आपको देखने को मिलेगा। यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर पब्लिश करता है। तो पहली बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अब इसको यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है। एक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपका, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक रिपोर्ट होती है जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है, और एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 5 अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक यहाँ पर कहा जाता है। मेरा क्या कहने का मतलब है, ये है, देखो ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें अगर आप देखोगे तो एक आपको मिलेगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक मिलेगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक मिलेगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक मिलेगा, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक मिलेगा आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, तो आईसीएसआईडी। तो ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आईबीआरडी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब इसमें एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो चारों यहाँ पर ऊपर वाले ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। बस यहाँ पर क्या है कि जो ये आईसीएसआईडी आपको देखने को मिलेगा इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो अभी वर्ल्ड बैंक में जो शेयर होल्डिंग है ना, किसके पास कितना शेयर है, क्योंकि जिसके पास जितना शेयर होगा उसके पास उतना ही वोटिंग राइट होगा। तो सबसे ज्यादा यूएसए, फिर जापान, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जर्मनी, यूके और फ्रांस है, ठीक है। और उसके बाद शेयर द रिमेनिंग वोट, तो जिसके पास जितने परसेंट यहाँ पर, ठीक है, शेयर होल्डिंग होती है उसके पास उतनी ज्यादा जो है वो आपको वोटिंग पावर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एक डिफरेंस है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक का जो पर्पस है वो है फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, और ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर ग्लोबल करेंसीज। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एक बात ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें होती है ना उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। और आईएमएफ जब मान लीजिए कि कभी कोई क्राइसिस की सिचुएशन यहाँ पर होती है ना तब फंड प्रोवाइड करेगा, जिसे हम लोग बेल आउट पैकेज के नाम से जानते हैं। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देगा, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर देने वाला है। 190 कंट्रीज है, 189 कंट्रीज है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है।
तो इसके बीच में एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक में अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेंगे अजय पाल सिंह बंगा, ठीक है, जिनका नाम है अजय बंगा। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के करंट जो है वो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? अजय पाल सिंह बंगा या अजय बंगा। इसके बाद एक आपको मिलेंगे अंशुला कांत। अंशुला कांत जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अंशुला कांत। उसके बाद आपको एक देखने को मिलेंगे एक्सिल वैन। ये भी यहाँ पर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन ये सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। नाम है, इनका नाम है एक्सिल वैन। और इंदरमीत गिल है, इंदरमीत गिल चीफ इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अजय पाल सिंह बंगा, अंशुला कांत, एक्सिल वैन और इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था एक वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट और उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर है और इंडिया किन किन पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर काम करके ओवरऑल अपनी ग्रोथ को यहाँ पर एनहेंस कर सकता है। ये मैंने आपको इस सेशन में बताया। आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी आप जरूर करें, और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो, किन टॉपिक्स पर चाहते हो, ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।